दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश के प्रशासनिक व्यवस्था के प्रारंभ के विषय में, या यूँ समझ लीजिए कि आज हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में। भारत में हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन लगभग 100 वर्षों में ही प्रारंभ हो गया था, यानी कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद लगभग 100 वर्षों के अंतराल में ही उनका भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार हो गया और धीरे धीरे वह भारत में अपना पैर पसारने लगे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक महत्वपूर्ण भूभाग पर अपना कब्जा किया था। इन भूभागों पर कब्जा करने के बाद जब प्रशासन की बात आई तो उसे 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांट दिया गया। ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 अलग अलग क्षेत्र थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा गया, यानी कि इसे हम प्रांत भी कह सकते हैं या आज के भाषा में हम इसे राज्य भी कह सकते हैं। अब इन प्रेसिडेंसियों में शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी की अराजकता बढ़ती चली गई, या यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश की सरकार अर्थात इंग्लैंड की जो सरकार थी वह भारत में अपना पांव जमाना चाहती थी। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन में अपनी दखल अंदाजी करना प्रारंभ कर दिया और उसी का परिणाम था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और इसके तहत 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी। बाद में जाकर के 1835 ईस्वी में बिहार इससे अलग हो गया और फिर बाद में जाकर के पंजाब एक नए इकाई, प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना जाने लगा, वह भी एक क्षेत्र अलग हो गया। अब चलते हैं इससे आगे की बात। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया तो रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं थी, आखिर उस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में उसकी सत्ता को लेना चाहती थी। वास्तव में इस एक्ट के पास होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन थी, जो प्रशासनिक बातें थी, वह स्थानांतरित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में चली गई, जो कि इंग्लैंड में बैठ करके भारत पर शासन करना चाहती थी। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और कलकत्ता के जो कंपनी का जो गवर्नर होता था वह बंगाल का ही गवर्नर होता था, यानी कि कंपनी का जो अध्यक्ष होता था वह बंगाल का गवर्नर होता था। उसको प्रमोट कर दिया गया, उसका प्रमोशन कर दिया गया और उसे अंग्रेजों द्वारा शासित सभी प्रदेशों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके अंतर्गत बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी उसके अधीन ही काम करते थे। यानी कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ये दोनों उसके अंतर्गत काम करने लगे। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया, जिसको काउंसिल कहा गया। याद रखने वाली बात है कि भारत में काउंसिल की शुरुआत उसी समय की गई थी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद। अब कलकत्ता में इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के स्थापना की व्यवस्था की गई, ताकि विधि व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। साथ ही साथ उस समय कंपनी सरकार के बीच में अराजकता थी और कंपनी बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी घूस खाते थे, भ्रष्टाचारी थे। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक नियम बनाया और वह नियम यह था कि कोई भी अधिकारी अगर ब्रिटेन जाता है यानी भारत छोड़ता है तो उस समय उसे अपने संपत्ति का पूर्ण ब्यौरा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, अर्थात आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा वहां पर देना होगा। इन सभी चीज़ों के बावजूद इस नियम में, इन कानूनों में कुछ कमियां पाई गई, जिस कमियों के चलते सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित नहीं हो सका और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऐसे फैसले स्वतः लेने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो फैसले क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय ने, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सका और साथ ही साथ जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके अपने परिषद के सदस्यों के साथ कई तरह के मामलों में झगड़ा हुआ करते थे, जो कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सही नहीं था और उनकी पकड़ धीरे धीरे कंपनी पर छूटती जा रही थी। अब इसके साथ ही एक घटना उस समय घटी जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान महाराजा नंद कुमार को अव्यवस्था और जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दे दी गई, जो कि तत्कालीन भारतीय नियमों के आधार पर सही नहीं था। उस समय भारत के लोग ब्राह्मण को अवध्य मानते थे, उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी, जबकि न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दिया, जिससे लोगों के बीच में एक आंदोलन तो नहीं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि उसके बीच में असंतोष जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। तो इन तमाम चीज़ों के चलते ब्रिटिश सरकार का जो प्रभाव था वह कंपनी पर कम प्रभावित हो रहा था, यानी कि उसका प्रभाव कम पड़ रहा था। इसलिए कंपनी ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून ले आया, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए।